राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेकर आई हूँ। ये प्रश्न आपके किसी भी शैक्षिक प्रतियोगिता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा 151वां प्रश्न। और इससे पहले कि अगर आपने क्वेश्चन देखने हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। हमारा प्रश्न है, दूसरों पर अपनी भावनाएं आरोपित करने की युक्ति है। विस्थापन है, प्रक्षेपण है, पहचान है या फिर अंतःक्षेपण है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रक्षेपण। दूसरों पर जब हम अपनी भावनाएं आरोपित करते हैं तो इसे कहा जाता है प्रक्षेपण। इसकी हम थोड़ी सी व्याख्या भी यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरों पर अपनी भावनाएं आरोपित करने की युक्ति प्रक्षेपण है। प्रक्षेपण एक रक्षा तंत्र है जिसमें व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य भावनाओं, विचारों या इच्छाओं को क्या करता है, दूसरे पर थोप देता है। यह प्रायः अनजाने में होता है और व्यक्ति यह समझ नहीं पाता कि वास्तव में वह क्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की। इसके ऑप्शन है पियाजे, बिने, थॉर्नडाइक या फिर विलियम वुंट और टिचनर ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विलियम वुंट और टिचनर ने। देखिए, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट और टिचनर ने की थी। विलियम वुंट जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। वुंट ने अंतर्मुखी विधि का उपयोग करके मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया, जिसमें लोगों को अपने विचारों और भावना पर रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता था। तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने करी थी, विलियम वुंट और टिचनर ने। अगला प्रश्न देखिए, उपसंपदा संस्कार संबंधित है। पहला ऑप्शन है इसका वैदिक शिक्षा से, दूसरा है मुस्लिम शिक्षा से, सी है बौद्ध शिक्षा से या डी ब्रिटिश शिक्षा से। तो उपसंपदा जो संस्कार रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध शिक्षा से। उपसंपदा संस्कार बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। उपसंपदा संस्कार बौद्ध धर्म में दीक्षा का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें एक व्यक्ति भिक्षु या भिक्षुणी बन जाता है। यह संस्कार गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया था और यह बौद्ध धर्म की प्राचीन परंपरा का एक भाग है। तो इस संस्कार में क्या होता है, कोई भी एक व्यक्ति या जो भी महिला या पुरुष कह सकते हैं आप, वो भिक्षु या भिक्षुणी बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट संसद द्वारा कब पारित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इसका जो ऑप्शन है 2007, 2008, 2009 या 2010। तो जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये लागू किया गया है, ये है ऑप्शन नंबर सी, 2009 में। बालक तथा बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट वर्ष 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया। यह अधिनियम भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिए, छिपे या गुप्त पाठ्यक्रम के कुछ उदाहरण क्या हैं। पहला है पाठ्यक्रम चर्चा पाठ्य वस्तुओं और व्याख्यानों के माध्यम से प्रदान की जाती है। बी है गैर मौखिक व्यवहार को जैसे इशारे और मुद्राएं, ये छुपे या गुप्त पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। सी है शिक्षा के स्पष्ट रूप से बताए गए लक्ष्य और उद्देश्य छिपे या गुप्त पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। या फिर डी है नियोजित और डिजाइन किए गए अनुदेशात्मक इनपुट छिपे या गुप्त पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गैर मौखिक व्यवहार जैसे इशारे और मुद्राएं, ये छिपे और गुप्त पाठ्यक्रम के उदाहरण हैं।
देखिए इसमें क्या होता है, गैर मौखिक व्यवहार जैसे इशारे और मुद्राएं शिक्षक और छात्र दोनों के गैर मौखिक संकेतों का उपयोग करते हैं। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही क्या करते हैं, इशारे और मुद्राएं, इस तरह की जो गैर मौखिक संकेत हैं इनका उपयोग करते हैं कक्षा में, जो पाठ्यक्रम के स्पष्ट लक्ष्यों से परे जानकारी और मूल्यों को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षक जो अधिकार और अनुशासन पर जोर देते हैं, वे प्रायः सख्त मुद्रा और सीधे आंखों का संपर्क बनाए रखते हैं। तो कक्षा में कभी-कभी जब बच्चे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, शैतानी वगैरह करते हैं, तो शिक्षक क्या चाहते हैं, क्लास में अनुशासन बनाए रखना। तो वो क्या करते हैं, कभी-कभी एकदम से स्वयं को कैसा दिखाते हैं, बिल्कुल सख्त, बाहर से बिल्कुल सख्त मुद्रा वो बच्चों को दिखाते हैं और बिल्कुल सीधी आँखों का संपर्क बच्चों से बनाए रखते हैं, जो बच्चे कक्षा में शैतानी करते हैं। उससे क्या होता है, बच्चों में टीचर का थोड़ा-सा भय भी हो जाता है कि टीचर नाराज़ हो गए। तो इस तरह से भी क्लास में थोड़ा-सा अनुशासन उससे बनता दिखता है। दूसरा इसका जो उदाहरण है, गैर मौखिक संकेतों का जैसे इसमें उपयोग किया है, वैसे ही गैर मौखिक व्यवहार में दूसरा देखिए, स्कूल का जो वातावरण, स्कूल का भौतिक वातावरण, जैसे कि दीवारों पर लटकी हुई तस्वीरें होती हैं और छात्रों के बैठने की जो व्यवस्था होती है, छात्रों को स्कूल और समाज के बारे में संदेश भेज सकती है। तो कभी-कभी दीवारों पर कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक तस्वीरें भी लटकाई हुई बच्चों को दिखती हैं, जिससे बच्चों को क्या होता है, उसके बारे में भी पता चलता है। और जो भी बच्चों की कक्षा में जो बैठने की व्यवस्था होती है, अगर बच्चे की व्यवस्था अच्छी होगी तो उसे साफ सुथरा माहौल मिलेगा, तो उसे भी क्या होगा, सफाई की तरफ को रुझान होगा कि मुझे भी अपने घर में, अपने आसपास स्वच्छ वातावरण रखना चाहिए। तो इस तरह से भी बच्चे सीख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एनसीएफ 2023 के अनुसार गणित का शिक्षण किस पर निर्भर करता है? इसके ऑप्शन हैं, औपचारिक स्कूली शिक्षा में बिताया गया समय, बी है शिक्षक की गणितीय प्रक्रियाओं को पढ़ाने की क्षमता, सी है वह ज्ञान और अनुभव जो बच्चे अपने साथ स्कूल लाते हैं, या डी छात्रों की रचनात्मकता का स्तर। तो एनसीएफ 2023 के अनुसार गणित का जो शिक्षण है वो निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी, वह ज्ञान और अनुभव जो बच्चे अपने साथ स्कूल लाते हैं। इसकी थोड़ी हम व्याख्या देखेंगे यहाँ पर। एनसीएफ 2023 के अनुसार गणित का शिक्षण उस ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करता है जो बच्चे अपने साथ स्कूल लाते हैं। एनसीएफ 2023 यह मानता है कि बच्चे अपने साथ घर और समुदाय से गणितीय ज्ञान और अनुभव लाते हैं। शिक्षण को इस पूर्व विद्यमान ज्ञान और अनुभव से जुड़ना चाहिए और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो बच्चे आजकल क्या होता है, एनसीएफ यह मानता है कि बच्चे कुछ न कुछ अपने घर या समुदाय से कुछ न कुछ गणित का थोड़ा बहुत भी ज्ञान लेकर स्कूल आते हैं। तो टीचर को चाहिए कि जो बच्चों ने घर में और समुदाय में जो भी गणित का चीज़ सीखा हुआ है, उसके उस ज्ञान को और अनुभव को उसकी जो कक्षा में आगे जो उसका चैप्टर चल रहा है उससे जोड़ के वो आगे का ज्ञान उसको देना प्रारंभ करें। अगला प्रश्न देखिए, एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा की प्रस्तावित संस्कृति में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं, रटने के कौशल का परीक्षण करने के लिए है यह, बी है छात्रों के लिए सीखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए, सी है अधिगम को अनुकूलित करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को संशोधित करना, या डी है विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च स्तर के कौशल का परीक्षण करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के लिए सीखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए। एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा की प्रस्तावित संस्कृति में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों के लिए सीखने और विकास को बढ़ावा देना है। एनईपी 2020 शिक्षा को एक समग्र और एकीकृत अनुभव के रूप में देखता है जो छात्रों को ज्ञान, कौशल और मूल्यों को विकसित करने में मदद करता है। मूल्यांकन को इस अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है जो छात्रों को उनकी प्रगति को समझने और उनके सीखने की
सीखने को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो मूल्यांकन बहुत ज़्यादा टीचर को बच्चे के बारे में बताने में बहुत हेल्प करता है कि बच्चे ने कितना सीखा है और उसे आगे कितना और सिखाने की ज़रूरत है अभी। अगला प्रश्न देखिए, व्यावहारिकता और संतुलन का सिद्धांत क्या है? इसके ऑप्शन है गणितीय सूत्रों को रटकर याद करना, बी है विश्लेषणात्मक सोच और सच्ची वैचारिक समझ के साथ सामग्री को संतुलित करना, सी है सिलेबस पूरा करने में जल्दबाजी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषणात्मक सोच और सच्ची वैचारिक समझ के साथ सामग्री को संतुलित करना। यहाँ पर इसकी हम थोड़ी सी व्याख्या भी देखेंगे। व्यावहारिकता और संतुलन का सिद्धांत विश्लेषणात्मक सोच और सच्ची वैचारिक समझ के साथ सामग्री भार को संतुलित करना है। यह सिद्धांत शिक्षा में निम्नलिखित पर जोर देता है। पहला है, व्यावहारिकता शिक्षा को छात्रों के जीवन और अनुभवों के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। बी है, संतुलन शिक्षा को ज्ञान, कौशल और मूल्यों का एक संतुलित मिश्रण प्रदान करना चाहिए। और तीसरा देखिए, विश्लेषणात्मक सोच शिक्षा को छात्रों को महत्वपूर्ण रूप से सोचने और समस्याओं को हल करने में मदद करनी चाहिए। और चौथा है, सच्ची वैचारिक समझ शिक्षा को छात्रों को केवल जानकारी को याद रखने के अतिरिक्त अवधारणाओं को गहराई से समझने में मदद करनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न देखिए, विभिन्न हितधारकों के परामर्श से कौन सा संगठन शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक NPST विकसित करेगा? तो इसके देखिए ऑप्शन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCTE, बी है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, सी है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE और डी है सामान्य शिक्षा परिषद GEC। थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट होने की वजह से मैं माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ये NCTE नहीं है, ये NCERT और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ये SCERT, यहाँ पर S होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE और सामान्य शिक्षा परिषद GEC। तो इसमें देखते हैं हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE विभिन्न हितधारकों के परामर्श से शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक NPST विकसित करेगा। NCTE भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो देश में शिक्षक शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी है महात्मा गांधी। तो ग्रामीण विश्वविद्यालयों की जो संस्तुति करी थी वो करी थी ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने। ग्रामीण विश्वविद्यालयों की संस्तुति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने वर्ष 1957 में शिक्षा मंत्री के रूप में शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो राधाकृष्णन आयोग किसके शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो ये बना था डॉक्टर जाकिर हुसैन जब शिक्षा मंत्री के रूप में शिक्षा आयोग में थे। तो उन्होंने क्या किया था? राधाकृष्णन आयोग की भी नींव रखी थी। राधाकृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी। आयोग का मानना था कि ग्रामीण विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखिए, ग्रामीण विश्वविद्यालयों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को सुलभ बनाना। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जैसे विषयों में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना।
और तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अत्यावश्यक मानव संसाधन तैयार करना। तो जब गांवों का विकास होगा तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, निषेधात्मक शिक्षा का प्रत्यय संबंधित है। ये जो प्रत्यय दिया वो किसने दिया था? अरस्तु ने, कमेनियस से, सुकरात से या फिर रूसो से ये संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रूसो से। निषेधात्मक शिक्षा क्या है? देखिए, निषेधात्मक शिक्षा का प्रत्यय रूसो से संबंधित है। रूसो ने अपनी पुस्तक एमाइल में निषेधात्मक शिक्षा के विचार को प्रस्तुत किया। निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है कि बच्चों को गलत कार्य करने से रोककर उन्हें शिक्षा देना। रूसो का मानना था कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और उन्हें अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित होने दिया जाना चाहिए। निषेधात्मक शिक्षा बच्चों को अनुशासित करने और उन्हें सही और गलत का ज्ञान देने का एक तरीका है। तो निषेधात्मक शिक्षा का जो प्रत्यय दिया वो दिया था रूसो ने। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन शिक्षा का एक वैयक्तिक उद्देश्य नहीं है? पहला है शारीरिक विकास, बी है मानसिक विकास, सी है नागरिक रूप से विकास या फिर डी है सौंदर्य बोधात्मक विकास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सौंदर्य बोधात्मक विकास। सौंदर्य बोधात्मक विकास शिक्षा का एक वैयक्तिक उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने पर केंद्रित होता है। इसके कुछ उद्देश्य देखिए यहाँ पर। ज्ञान और कौशल का विकास, शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान और कौशल विकास प्रदान करती है और उसे जीवन में सफल होने में मदद करते हैं। दूसरा है व्यक्तित्व का विकास, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने में मदद करती है। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम के प्राथमिक जो नियम हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम, बी है प्रयोग, प्रेरणा और प्रभाव का नियम, सी है तत्परता, प्रभाव और प्रेरणा का नियम, डी है अभ्यास, प्रभाव और प्रेरणा का नियम। तो जो इसके अधिगम के नियम हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम। देखिए, अभ्यास का नियम क्या कहता है? यह बताता है कि जितनी बार हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं उतनी ही अधिक कुशलता से हम उसे सीखते हैं। दूसरा, प्रभाव का नियम यह बताता है कि यदि किसी कार्य के परिणाम सुखद होते हैं तो उस कार्य को सीखने की संभावना क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला है इसमें तत्परता का नियम। यह नियम बताता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार है तो वह कार्य को अधिक आसानी से सीखेगा। इसका मीनिंग ये है कि आप किसी भी आदमी से, बच्चे से अगर आप ज़बरदस्ती किसी कार्य को करवाते हैं या उसे कुछ सिखाते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। लेकिन अगर वो बच्चा उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहेगा, उस बच्चे में उसके कार्य के प्रति क्यूरियोसिटी होगी कि मुझे ये करना चाहिए, तभी वो बच्चा उसे अच्छे से सीख सकता है। अगला प्रश्न देखिए, आईक्यू, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने दिया? इसके ऑप्शन है स्पीयरमैन, बिने, टर्मन या साइमन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टर्मन ने आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया था। देखिए, विलियम स्टर्न ने वर्ष 1912 में बुद्धि लब्धि आईक्यू शब्द का उपयोग किया था। उन्होंने बुद्धि लब्धि को मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु के अनुपात के रूप में परिभाषित किया था। आयु की गणना करने का सूत्र वर्ष 1916 में लुईस एम टर्मन ने पेश किया। तो सबसे पहले बुद्धि लब्धि को मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु के अनुपात में परिभाषित किसने किया था? ये किया था विलियम स्टर्न ने। लेकिन उसे एक सूत्र के रूप में किसने रखा? उसे रखा था एम टर्मन ने। उन्होंने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण विकसित किया और आईक्यू को मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु के अनुपात को 100 से गुणा करके परिभाषित किया। तो इसमें इसका जो फॉर्मूला बनता है आईक्यू निकालने का, ये बनता है MA/CA गुणा इसकी 100 से करते हैं तो क्या निकलती है हमारी बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू। तो इसमें जो MA है वो है मानसिक आयु और CA जो है कालानुक्रमिक आयु। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा एक दो ध्रुवी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? इसके ऑप्शन हैं जॉन लॉक, जॉन डीवी,
जॉन एडम्स या टीपी नन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जॉन एडम्स। शिक्षा एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। जॉन एडम्स ने केवल शिक्षा में दो ध्रुव बताए थे। यह कथन जॉन एडम्स द्वारा बोला गया था। ये एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ, राजनयिक, वकील और लेखक थे। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने शिक्षा को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसमें केवल दो ध्रुव थे। कौन था? पहले था शिक्षक और दूसरे कौन था? छात्र। अगला प्रश्न देखिए, थीमेटिक अपरसेपन परीक्षण TAT का मापन करता है। किस चीज़ का मापन करता है? ये बुद्धि का, अभिक्षमता का, निष्पत्ति का या फिर व्यक्तित्व का। तो जो थीमेटिक अपरसेपन परीक्षण है TAT बोला जाता है, जिसे ये करता है व्यक्तित्व मापन। अगला इसमें देखिए व्याख्या। TAT एक प्रक्षेपी परीक्षण है जो व्यक्तित्व के उन पहलुओं को मापने के लिए डिजाइन किया गया है जो अवचेतन मन में निहित रहते हैं। यह परीक्षण प्रतिभागियों को अस्पष्ट चित्र दिखाता है और उन्हें उन चित्रों के बारे में कहानियां लिखने के लिए कहता है। ये जो TAT परीक्षण है इसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहा जाता है, जिसके कौन थे आविष्कारकर्ता कह सकते हैं उन्हें? मॉर्गन तथा मुरे। मॉर्गन एवं मुरे ने TAT जो परीक्षण दिया था वो किया था इन्होंने 1935 में। और कभी कभी TAT परीक्षण का ये वर्ष भी पूछा जाता है कि कब ये इन्होंने मॉर्गन तथा मुरे ने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण दिया था। तो ये दिया था 1935 में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? हंटर कमीशन, सैंडलर कमीशन, साइमन कमीशन या कोठारी कमीशन। तो इसमें से जो शिक्षा से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन। हंटर कमीशन 1882, सैंडलर कमीशन 1919 और कोठारी कमीशन 1964-66 शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण आयोग थे। इन आयोगों ने भारत में शिक्षा प्रणाली की समीक्षा की और शिक्षा के विकास के लिए सिफारिशें दी। तो देखिए इनके वर्ष भी आ जाते हैं कि कोठारी कमीशन कब दिया गया या सैंडलर कमीशन कब इसका वर्ष है। और हंटर कमीशन, तो ये हंटर कमीशन 1882, सैंडलर कमीशन 1919, कोठारी कमीशन 1964-66। लेकिन जो देखिए साइमन कमीशन है ये है 1927 का गठन भारत में संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करने के लिए किया गया था। यह शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो साइमन कमीशन किससे संबंधित है? यह संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करने के लिए लाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, नवोदय विद्यालय है, कैसा है ये? इसके ऑप्शन है आवासीय विद्यालय, बी है केवल बालिकाओं के लिए विद्यालय, सी है राज्य सरकार द्वारा संचालित, डी है प्राथमिक विद्यालय। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवासीय विद्यालय। नवोदय विद्यालय पूरी तरह से आवासीय सह शिक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबद्ध शिक्षण परियोजना है। यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है और प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब एक कार्य का निष्पादन दूसरे कार्य के निष्पादन में अवरोध उत्पन्न करता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है सकारात्मक स्थानांतरण, बी है नकारात्मक स्थानांतरण, सी है शून्य स्थानांतरण या डी है क्षैतिज स्थानांतरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण का थोड़ा हम व्याख्या यहाँ पर देखेंगे। जब एक कार्य का निष्पादन दूसरे कार्य के निष्पादन में अवरोध उत्पन्न करता है तो इसे नकारात्मक स्थानांतरण या ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। नकारात्मक स्थानांतरण एक सामान्य घटना है जो सीखने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसे कम करने के लिए शिक्षकों और प्रशिक्षकों को विभिन्न तरीकों का उपयोग करना चाहिए। हम इसे थोड़ा सा सरल शब्दों में भी देख सकते हैं, जैसे जब पूर्व में सीखा हुआ जो ज्ञान होता है या अनुभव है या प्रशिक्षण नए प्रकार के किसी भी कार्य को सीखने में उससे कठिनाई हमें महसूस होती है तो यह क्या कहलाता है? नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जब मतलब
पुराना जो हमारा भी ज्ञान अनुभव है वो हमारे किसी भी नए कार्य को करने में उससे कठिनाई हमें महसूस होती है, तो वही क्या है, नकारात्मक स्थानांतरण। जैसे अगर आप किसी भी बच्चे को, अगर उसे साइकिल आती है या किसी आदमी को अगर साइकिल चलानी आती है और डायरेक्ट उसे कार की चाबी दे दें कि आप कार चलाइए, उसने साइकिल तो चलाना सीखा है कि दाएं बाएं कैसे चलना है, उसने मोड़ कैसे काटना है, लेकिन कार चलाने में उसे बहुत परेशानी होगी। केवल साइकिल सीखा हुआ व्यक्ति कार नहीं सीख पाएगा। तो उसका जो साइकिल चलाने वाला जो पुराना ज्ञान है, वो उसका नया ज्ञान जैसे कि कार चलाना है, तो वहाँ पर उसको कठिनाई ज़रूर महसूस होगी। तो यही क्या है, एक नकारात्मक स्थानांतरण या जिसे ऋणात्मक स्थानांतरण भी हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार का अर्थ है। इसके ऑप्शन है शिक्षा को समाज के अनुसार बनाना, बी है समाज को शिक्षा के अनुसार परिवर्तित करना, सी है शिक्षा की समस्याओं को हल करने में समाजशास्त्र के ज्ञान का उपयोग, और डी है समाजशास्त्र के सिद्धांतों के निर्माण में शिक्षा के ज्ञान का उपयोग। तो शिक्षा के समाजशास्त्रीय जो आधार का अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर डी, समाजशास्त्र के सिद्धांतों के निर्माण में शिक्षा के ज्ञान का उपयोग। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी विधि व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि नहीं है? इसके ऑप्शन है रोसाशाही धब्बा परीक्षण, बी है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, सी है हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली, या डी है बालक अंतर्बोध परीक्षण। अंतर्बोध है यहाँ पर, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली। देखिए, रोसाशाही धब्बा परीक्षण जिसे आईबीटी भी बोलते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी, बालक अंतर्बोध परीक्षण सीएटी, व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि हैं। तो ये तीनों क्या हैं, व्यक्तित्व के मापन की एक विधियां हैं। जबकि जो हाई स्कूल स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली है, कैटल द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली है, यह प्रक्षेपी विधि नहीं है। देखिए, जो आईबीटी है, रोसाशाही धब्बा परीक्षण, ये हरमन रोसा ने दिया था। कब दिया था ये? 1921 में। दूसरा है इसमें टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये दिया था 1935 में, मॉर्गन एवं मोरेजी ने 1935 में ये दिया था। और जो बालक अंतर्बोध परीक्षण जिसे सीएटी भी बोला जाता है, ये दिया था 1948 में। कब दिया था ये? 1948। अगला प्रश्न देखिए, विल्स और बॉन्डी के अनुसार पाठ्यक्रम में क्या शामिल है? इसके ऑप्शन है एक दृष्टिकोण और एक संरचना, बी है एक रेस कोर्स और एक योजना, सी है घटनाओं का एक क्रम, डी है एक औपचारिक और अनौपचारिक सामग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एक दृष्टिकोण और एक संरचना। देखिए, विल्स और बॉन्डी के अनुसार पाठ्यक्रम में एक दृष्टिकोण और एक संरचना शामिल है। दृष्टिकोण पाठ्यक्रम का दृष्टिकोण यह बताता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, छात्रों को क्या सीखना चाहिए, और संरचना पाठ्यक्रम की संरचना यह बताती है कि छात्रों को कितना सीखना चाहिए और इसे किस क्रम में सीखना चाहिए। तो देखिए, दृष्टिकोण से क्या निकलता है कि हमें ये देखना है कि बच्चों को क्या सिखाना है या बच्चों को क्या सीखना है, किस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें। लेकिन जो संरचना है वो ये बताती है कि उन्हें, छात्रों को हमें कितना और अधिक सिखाना है, यानी कि उन्हें किस क्रम में अभी हमें सिखाना है या बच्चों को कितना और आगे सीखने की ज़रूरत है। केजीबीवी का लक्ष्य किस विशिष्ट समूह के छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है? इसके ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों के लड़के, बी है वंचित समुदाय की लड़कियां, सी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, या डी है शहरी क्षेत्रों के बच्चे। तो इसका जो सही आंसर है वो है वंचित समुदायों की लड़कियां। केजीबीवी का लक्ष्य वंचित समुदाय की लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना है। केजीबीवी का जो अर्थ है वो क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय।
ये विद्यालय भारत सरकार द्वारा वंचित समुदाय की लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इन विद्यालयों में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, आवास और भोजन प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सीखने या अधिगम के लिए अत्यावश्यक और अनिवार्य है? तो इसके ऑप्शन है खेल और शारीरिक स्वास्थ्य, बी है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, सी है गणन कौशल विकसित करना, डी है सभी के लिए शिक्षा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने अधिगम के लिए अत्यावश्यक और अनिवार्य है। एनईपी 2020 में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को महत्व दिया गया है क्योंकि यह सभी शिक्षा का आधार है। यह छात्रों को अन्य विषयों को सीखने में मदद करता है। यह छात्रों को जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कितने मार्गदर्शक स्तंभों पर आधारित है? इसके ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो जो 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताए गए मार्गदर्शक हैं उसमें कितने स्तंभ हैं? 5। इसमें देखिए हम यहाँ पर व्याख्या देखेंगे इसकी थोड़ी सी। तो इसमें जो पहला स्तंभ बताया है मार्गदर्शक का, वो पहला है शिक्षा में समानता। यह नीति सभी बच्चों को शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने का प्रयास करती है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो समान रूप से सभी बच्चों को समान माना जाए और समान रूप से उन्हें शिक्षा दी जाए। दूसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। यह नीति शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करती है ताकि सभी छात्र अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। तीसरा है शिक्षा में लचीलापन। यह नीति शिक्षा को अधिक लचीला बनाने का प्रयास करती है ताकि छात्र अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विषयों का चयन कर सकें। मतलब बच्चों पर कोई भी दबाव ना हो कि वो किस सब्जेक्ट को चुने, वो अपनी रुचि जो भी उनको विषय अच्छा लगता है उसके अनुसार वो अपने विषयों का चयन कर सकें। चौथा है शिक्षा में नवाचार। यह नीति शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है ताकि शिक्षा प्रणाली 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। पांचवा है शिक्षा में अनुसंधान। यह शिक्षा नीति में अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयास करती है ताकि शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए साक्ष्य आधारित निर्णय लिए जा सकें। तो ये हमारी आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न भी हो चुका है। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उनकी व्याख्या लेकर आती रहूँगी। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।